नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 11 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनकी माताजी ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित रूप से आज इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ इनकी माताजी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए पूछा गया है, किस राशि का नाम इनके लिए अच्छा रहेगा? इस बच्चे का भविष्य आगे कैसा रहने वाला है? बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्या सफलता प्राप्त होगी? सरकारी नौकरी के योग कुंडली में कैसे हैं? कौन सा ग्रह इनके लिए अच्छा है और कौन सा ग्रह कमजोर हो गया है? कौन कौन सी राशि जो है इनके लिए मित्रवत है, मतलब कौन कौन सी राशि जो है इनके लिए अच्छी मानी जाएंगी, और रत्न वगैरह से जुड़ी हुई इन्होंने सलाह और उपाय के बारे में भी जानना चाहा है। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम उत्तर आखिरी में देंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि प्रारंभ हो रही है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है धनु लग्न की, और राशि देखें तो चंद्रमा यहां पर मेष राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है धनु लग्न और मेष राशि, यानी कि ये जो कुंडली है ये अग्नि तत्व प्रधान है। ये कुंडली अग्नि तत्व प्रधान है। लग्नेश बनते हैं यहां पर बृहस्पति गुरु। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। आमतौर पर किसी का अहित नहीं करते, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं। कई बार इनके वचन कड़वे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्यवादी होते हैं। इस वजह से कई बार लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में परेशानी आ जाती है। लेकिन जहां तक करियर की बात करें तो ऐसे लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं। यहां पर देखा जाए इनके लग्न को, लग्न का मान 2 डिग्री है तो लग्न कमजोर माना जाएगा। यहां पर लग्नेश गुरु को देखें, उठ करके द्वितीय भाव में जाकर के गुरु विराजमान है। गुरु यहां पर देखा जाए तो नीच की राशि में बैठा हुआ है। हालांकि यहां पर बैठ करके गुरु धन योग भी बना रहे हैं और नीचता से बाहर हैं गुरु 5 डिग्री तक मकर राशि में नीच के होते हैं। सिर्फ 5 डिग्री तक नीच के होते हैं, उससे ऊपर बढ़ जाते हैं। जब अंश 5 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो नीचता से बाहर आ जाते हैं। तो यहां पर गुरु नीच की राशि में है लेकिन नीचता से बाहर आ चुका है, तो ये अच्छी स्थिति है। थोड़ा मेहनत और पराक्रम कर दिया जाए तो यहां पर गुरु से जुड़ा हुआ हर प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा। द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर गुरु और राहु युति बना करके एक ही भाव में बैठे हुए। देखिए, गुरु और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है कुंडली में। ये गुरु चांडाल दोष का निर्माण करती है। गुरु चांडाल दोष का निर्माण करती है तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कई बार पथ भ्रष्ट हो जाता है या फिर ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता। ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता है वो। द्वितीय भाव में गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो कई बार ये हो सकता है तो पारिवारिक मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार वालों के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। और ये धन का भी भाव होता है, ये वाणी का भाव होता है तो कई बार वाणी उग्र हो जाती है, कटु वचन बोलने लगता है व्यक्ति। वैसे भी सत्यवादी होते हैं और राहु और गुरु यहां बैठ गए, खास करके राहु का बैठना, चांडाल दोष बनाना, तो कई बार कटु वचन हो जाता है। धन को लेकर के इनको एक ही सलाह दूंगा मैं कि धन को सोच समझ करके खर्च करें, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरु यहां पर नीचता से बाहर है और इन दोनों की डिग्री को देखें तो 19 डिग्री का फासला है। तो गुरु चांडाल दोष बन तो रहा है लेकिन यहां पर डिग्री बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों की डिग्री में, तो उसका प्रभाव इनके ऊपर कम देखने को मिलेगा। गुरु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं इनको धन देने वाले होंगे, कुछ उपाय वगैरह कर लिया जाता है। यहां पर बैठा हुआ गुरु अच्छा धन देने वाला होगा इनको,
ध्यान बस इस बात की रखने की है कि गलत जगह वो धन खर्च ना करे। गुरु की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने वाले होंगे गुरु, शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं गुरु ससुराल पक्ष वगैरह से लाभ करवा देंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, करियर वगैरह में भी गुरु लाभ करवाने वाला होगा। देखिए मैंने बताया कि गुरु नीच का है, चांडाल दोष बना रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि गुरु लाभ देगा। क्यों मैंने बोला लाभ देगा? दो कारणों से। पहली बात तो ये, चांडाल दोष बन जरूर रहा है लेकिन डिग्री बहुत ज्यादा दूर है, तो उसका प्रभाव कब मिलेगा? गुरु नीच के जरूर है लेकिन नीचता से बाहर है, यह भी मैंने आपको सूत्र समझाया। इसके अलावा यदि उपाय कर लेते हैं जो मैं आखिर में देने वाला हूं, तो निश्चित रूप से ये गुरु इनके लिए अच्छा परिणाम देने वाला होगा। राहु के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री का राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। यहां पर बैठ करके राहु वाणी को कई बार खराब कर देते हैं, वाणी को कठोर कर देते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। परिवार वालों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, शत्रुओं को नाश करवाने वाला होगा। कई बार लड़ाई झगड़े में आपको लेकर के जाएगा, उससे बचने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और दसम भाव के ऊपर राहु दृष्टि डाल करके करियर में उतार चढ़ाव देने वाला होगा, करियर में उतार चढ़ाव देने वाला होगा, तो उससे बचने की आवश्यकता है। राहु के पास बलाबल 50% का है, तो वहीं गुरु के पास बल बहुत कम माना जाएगा। 29 डिग्री के गुरु हैं, बाल अवस्था में 25% बलाबल के साथ बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का स्थान। जीवन में जितने भी प्रकार के सुख हैं वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, चाहे वो कैसा भी सुख हो, लग्जरी लाइफ का हो, मकान का हो, माता से मिलने वाला सुख हो, या किसी भी प्रकार के हम सुखों की बात करते हैं, चाहे वैवाहिक सुख क्यों ना देखें, वो हम जीवन के, माफ करिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। जीवन के सभी सुखों को चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहां पर गुरु की राशि बन रही है और शुक्र यहां पर उच्च की राशि में विराजमान है। शुक्र यहां पर मालव्य महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं। अब देखिए, धनु लग्न की कुंडली में शुक्र मारक ग्रह बनते हैं। शुक्र मारक ग्रह बनते हैं क्यों? क्योंकि वो षष्ठेश हैं और वो लाभेश हैं, तो मारक ग्रह कहलाएंगे। मारक ग्रह चतुर्थ भाव में आकर के उच्च का होकर के मालव्य महापुरुष योग बना रहा है। समझिए, यहां पर शुक्र षष्ठेश है, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, माता के स्वास्थ्य में ये कमी कर सकता है। यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला होगा, लग्जरी लाइफ देने वाला होगा आपको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लाभ वगैरह सब कुछ देगा, लेकिन चूंकि वो षष्ठेश भी है तो छठे भाव से जुड़ा हुआ जो प्रभाव है वो भी शुक्र देंगे। क्योंकि ये रोग का भाव होता है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप लोन लें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में ये कमी कर सकता है। 6 डिग्री का शुक्र है, बलाबल करीब 25% के आसपास इसके पास माना जाएगा। यहां पर शुक्र मृत अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। शुक्र की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो करियर वगैरह में भी शुक्र जो है आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। क्यों? इनकी नीच की राशि है और शुक्र इस कुंडली में कारक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि शुक्र इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं। मंगल के ऊपर चलते हैं। 7 डिग्री का मंगल है, ध्यान से देखिए। 6 डिग्री का मैंने बताया शुक्र है, 7 डिग्री का मंगल है। शुक्र और मंगल की युति एक ही भाव में हो रही है, शुक्र और मंगल की युति हो रही है चतुर्थ भाव में। देखिए, निश्चित रूप से यहां पर शुक्र और मंगल की जब भी युति होती है या शुक्र और राहु की युति होती है तो प्रेम संबंध वाली बात यहां पर साफ साफ पता चलती है। तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध वगैरह की चीजें आपको जीवन में देखने को मिलेंगी। आपका रुझान इन तरफ भी हो सकता है, इन चीजों की तरफ भी आपका रुझान देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से यहां पर थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता होगी, आपको अपने करियर को फोकस में रखने की आपको आवश्यकता होगी। मंगल 7 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है। मंगल वृद्ध अवस्था के हैं, यहां पर 50% का बलाबल है मंगल के पास। यहां पर मंगल मांगलिक दोष बना रहे हैं चतुर्थ भाव में। मंगल देखा जाए इस कुंडली में पंचमेश है और वो द्वादशेश है, कारक ग्रह हैं इस कुंडली में मंगल देवता। चतुर्थ भाव में बैठ करके यहां पर मंगल आपको जीवन में सब सुख देने वाला होगा। मकान का सुख, जमीन से जुड़ा हुआ सुख, प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी वाहन, जो भी आप सुख चाहते हैं, ये सारा ऐशो आराम मंगल भी आपको दिलवाने वाला होगा। पंचम भाव से मंगल यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, ये भी बढ़िया स्थिति है। शिक्षा वगैरह से, संतान वगैरह से भी आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आप संतान की तरफ से भी आपके सुखों में वृद्धि देखने को आपको मिलने वाली होगी।
यहां पर मंगल बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि विवाह टूटेगा, मैं कह रहा हूं मतभेद की स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंगल अपने शत्रु बुध की राशि को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मतभेद करवाएंगे। मंगल की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, करियर में ये आपको लाभ देने वाला होगा मेहनत करने के बाद, क्योंकि बुध की राशि है तो मेहनत करेंगे तो मंगल बहुत लाभ देगा। और दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर मंगल की पड़ेगी, अष्टम दृष्टि। खूब मेहनत करिए, जीवन में खूब सारा लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। तो मंगल की स्थिति बढ़िया है कुंडली में। पंचम भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर सूर्य और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं। इन दोनों की युति से अमावस्या दोष बन जाता है। यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा अस्त के हो गए। देखिए, चंद्रमा का अस्त का होना साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं यह आपके मन को कमजोर करता है। देखिए, चंद्रमा अस्त के भले ही है, लेकिन मन व्यक्ति का कभी अस्त नहीं हो सकता, या फिर कोई भी ग्रह जब अस्त होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रह बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गए। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि उस ग्रह का प्रभाव कम हो गया, उस ग्रह का बल उस कुंडली में कम हो गया, ये हम कहेंगे। तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा का बल थोड़ा छिन्न हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, और तो और परम उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। 10 डिग्री पर सूर्य परम उच्च के होते हैं, ये बेस्ट स्थिति है यहां पर सूर्य की। यहां पर बैठा हुआ सूर्य शिक्षा के क्षेत्र में आपको बुलंदियों तक लेकर के जाने वाला होगा, बुलंदियों तक, टॉप लेवल तक। यहां पर संतान भी अच्छी देंगे आपको, हो सकता है विलंब से हो संतान, लेकिन संतान बहुत अच्छी होगी। और सबसे जबरदस्त स्थिति यहां पर यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप टॉप लेवल तक जा सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य भाग्येश है आपके, हायर एजुकेशन, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं ये, और जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए। त्रिकोण का स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव में जाकर के बैठा हुआ है। राजयोग है यहां पर सूर्य का, और यहां पर सूर्य उच्च की राशि में परम उच्च के अंश पर बैठे हुए हैं। जबरदस्त स्थिति है, इससे बेहतरीन सूर्य हो नहीं सकता है। तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य क्रिएटिविटी आपको देने वाला होगा, शिक्षा वगैरह से आप खूब सारा लाभ ले पाएंगे। सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, जीवन पर्यंत ये आपको लाभ करवाते रहेंगे। अब ये मत सोचिए कि नीच की दृष्टि है तो परेशानी होगी, सूर्य कारक है। यानी यहां बताया था कि शुक्र की दृष्टि जो नीच की राशि पर पड़ेगी तो नुकसान थोड़ा बहुत करा सकता है, लेकिन यहां पर सूर्य कारक हैं। इस कुंडली में शुक्र मारक थे, सूर्य कारक हैं, तो इस भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो लाभ करवाएंगे, नुकसान नहीं कराएंगे। चंद्रमा 4 डिग्री के साथ विराजमान है और अस्त के हैं, तो प्रभाव इनका थोड़ा कम पड़ेगा। इस कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, मित्र की राशि में, और यहां पर सूर्य के साथ विराजमान होने के कारण अस्त हो गए। इसका मतलब है कंफ्यूजन हो सकता है, आपको चीजों को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है। और तो और देखिए, आपका जो लग्नेश है ना, वो राहु के साथ है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा यहां पर अस्त के हो गए, तो कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। चंद्रमा अस्त का है, दृष्टि नहीं होगी चंद्रमा की। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव की तरफ चलते हैं। बुध छठे भाव में विराजमान है, 0 डिग्री का बुध है, यहां पर मृत अवस्था में बुध बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध कौन है? सप्तमेश है और कर्मेश है बुध। सप्तमेश यानी कि विवाह भाव का स्वामी ग्रह है बुध, और करियर प्रोफेशन भाव का भी स्वामी ग्रह बनता है बुध। जाकर के छठे भाव में बुध बैठ गए। यहां पर बुध आपको जॉब की तरफ लेकर के जाने वाले होंगे। यहां पर बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अपने से 12 घर पीछे आ गए, तो द्विद्वादश का दोष बन गया, और छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो सप्तमेश का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर बैठ करके बुध जॉब वगैरह में आपको लाभ करवाएंगे, और यहां पर बुध केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। 2 केंद्र घरों के स्वामी ग्रह छठे भाव में जाकर के बैठ गए, केंद्राधिपति दोष यहां पर बुध बना दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको संभलने की आवश्यकता है, खास करके विवाह को लेकर के। विवाह को लेकर के थोड़ा सचेत रहें, कुंडली मिलान जरूर कराएं। बुध की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का फिजूल का व्यय ये करवा सकता है, तो धन खर्च सोच समझ के आपको करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री का केतु अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, अष्टम भाव में केतु जब बैठते हैं तो व्यक्ति गूढ़ रहस्यों के पीछे जाना चाहता है। कई बार मैंने इस सूत्र को समझाया है कि अष्टम भाव कुछ मामलों में बहुत अच्छा माना जाता है। अष्टम भाव में केतु बैठ करके आपको किसी भी क्षेत्र में, जैसे रिसर्च का क्षेत्र होता है, एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र होता है,
इन गूढ़ रहस्यों में आपको लेकर के जाने वाले होंगे और आपको लाभ करवाएंगे। केतु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, अध्यात्म वगैरह से रुचि दिलवा सकते हैं आपको। उच्च की दृष्टि है, धन का व्यय करवाएंगे, विदेश की यात्राएं करवाएंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन को सोच समझ करके आप यूज करें, इस्तेमाल करें। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं है। हाँ, जब प्रॉपर्टी खरीदें तो लीगल मामलों का थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। यहां पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, लीगल मामलों का ध्यान रखें। केतु के पास बलाबल 50% के आसपास माना जाएगा। शनि देखा जाए भाग्य भाव में विराजमान है, वक्री होकर के शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए। इस कुंडली में देखा जाए धनु लग्न की कुंडली में तो शनि द्वितीयेश है और तृतीयेश है, कारक नहीं है शनि इस कुंडली में, मारक ग्रह की स्थिति में है शनिदेव। भाग्य भाव में जाकर के शनि बैठा हुआ है। देखिए, शनि कारक नहीं है, भाग्य में बैठ गया तो इतना तो तय है कि भाग्य में ये डिले करेगा। क्या करेगा? तो डिले की स्थिति करेगा। क्यों? क्योंकि शनि डिले का कारक ग्रह है। इसके अलावा देखें तो धन भाव का स्वामी ग्रह शनि भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से धन वगैरह ये आपको देने वाले होंगे, आपका भाग्य उसमें साथ देने वाला होगा। अब देखिए, शनि अति शत्रु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। अति शत्रु मानते हैं ये सूर्य देव को, भले ही इनके पिता हैं लेकिन ये सूर्य से सबसे ज्यादा बैर रखते हैं। यहां पर बैठ करके शनिदेव कहीं ना कहीं भाग्य में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्री है शनि, उतार चढ़ाव की स्थिति दे सकता है भाग्य में। और हायर एजुकेशन हो सकता है विलंब से पूरी हो, आपकी हायर एजुकेशन जरूर पूरी होगी। क्यों? क्योंकि इस भाव का स्वामी ग्रह सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, तो हायर एजुकेशन तो आप ले पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पर शनि वक्री हैं, उतार चढ़ाव दे सकते हैं, विलंब से हो सकता है आपकी शिक्षा पूरी हो। मैं हायर एजुकेशन की बात कह रहा हूं। शनि यहां पर बैठ करके दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि है तो लाभ वगैरह कराते रहेंगे। मेहनत करें, शनि लाभ कराते रहेंगे, लेकिन मेहनत के बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, मेहनती बनाएंगे आपको, दौड़ भाग करवाएंगे और उससे आपको लाभ भी देंगे। क्यों? क्योंकि अपनी ही घर को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं करवाने वाले होंगे और उससे जुड़ा हुआ लाभ देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, 10वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। शनि आपके शत्रुओं को मारने वाला होगा, शनि आपके शत्रुओं को मारने वाला होगा और आपकी रक्षा करेगा। बीमारियों से आपको ये शनि बचाने वाला होगा। ये अच्छी स्थिति है क्योंकि शनि जहां दृष्टि डालते हैं उसमें कमी करते हैं, तो यहां पर दृष्टि डाल करके शनि इन चीजों से आपको दूर करेगा, ऋण से दूर ले जाएगा, रोग से दूर ले जाएगा, शत्रुओं से दूर ले जाएगा। तो शनि की 10वीं दृष्टि बहुत शुभ है आपके लिए। वक्री है शनि, 21 डिग्री के शनि यहां पर विराजमान है। कंफ्यूजन की स्थिति जीवन में देखने को आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण और दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दशा यहां पर देखिए, शनि के पास बलाबल 50% के आसपास है। अभी देखा जाए शुक्र की महादशा आपको चल रही है जो कि 14 सितंबर 2033 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा, उच्च का जरूर है शुक्र, लेकिन मैंने बताया इस कुंडली में कारक नहीं है शुक्र, तो ये समय आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेंगे। इतना जरूर है कि इस समय में आप सुखों को भोग सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुखों को आप भोगने वाले होंगे इस समय में। अभी शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और ठीक है, ये समय शिक्षा से जुड़ने का है, ये समय शिक्षा से जुड़ने का है, तो शिक्षा से जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। वैसे भी आप शिक्षा में बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा किस राशि का नाम अच्छा रहेगा। देखिए, मेष राशि के ये जातक बनते हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है वो मेष राशि के हैं, चंद्रमा इनका मेष राशि में, तो निश्चित रूप से मेष राशि के ऊपर यदि इनका नामकरण किया जाए तो अच्छी स्थिति है। इसमें भी जब मैं नामकरण करता हूं तो उसमें हम राशि तो देखते ही है, लेकिन उसके अंदर नक्षत्र देखते हैं और उस नक्षत्र के अंदर भी जो 4 पद होते हैं तो वो देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और किस पद में बैठे हुए हैं, और उसके अनुसार जब नामकरण होता है तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलता है। भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। जो थोड़ी बहुत कमी है कुंडली में वो उपाय के द्वारा दूर हो जाएगी। भविष्य अच्छा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेगा, नेम फेम की भी योग बने हुए हैं। जो दोष है उनको दूर करना जरूरी है।
बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, देखिए साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा चंद्रमा और गुरु को बेहतर रखेंगे, बाकी ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि गुरु लग्नेश हैं और कमजोर होकर के विराजमान है गुरु, तो काफी हद तक गुरु को बलवान करने की आवश्यकता है और चंद्रमा को भी पॉजिटिव और बलवान करने की आवश्यकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंटिस्ट वगैरह के क्षेत्र में ये अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको करियर बता देता हूं। मेडिकल के क्षेत्र में ये बच्चा अच्छा करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये बच्चा अच्छा करने वाला होगा। सबसे ज्यादा अच्छा देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में जाकर के ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी रिसर्च की स्थिति होती है, मेडिकल में भी लोग रिसर्च करते हैं, वो करें तो इनके लिए जबरदस्त रहने वाला होगा। इसके अलावा देखा जाए सरकारी नौकरी की जो बिल्कुल है, सरकारी नौकरी मिलने में इनको कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है, सरकारी नौकरी इनकी लग जाएगी। इसके अलावा देखा जाए, आपने पूछा है कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह कमजोर है। देखिए धनु लग्न की कुंडली की जब बात करते हैं तो गुरु, मंगल, सूर्य, ये तीन ग्रह सबसे ज्यादा कारक हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बुध की प्लेसमेंट बताती है कि बुध अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। तो ये तीन ग्रह जिनका नाम मैंने लिया, गुरु, मंगल और सूर्य, ये कारक होते हैं। उसमें से देखा जाए तो गुरु काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, मंगल और सूर्य की स्थिति बढ़िया है। कुंडली के नवग्रह को ठीक करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं यदि उसको ठीक कर लिया जाए तो कुंडली वैसे ही सही हो जाती है। कौन कौन सी राशि मित्रवत है, देखिए ये मेष राशि के बनते हैं तो मंगल देव से जुड़ी हुई राशि, इसके अलावा सूर्य से जुड़ी हुई राशि यानी कि मंगल देव की राशि होती है मेष, वृश्चिक, सूर्य की राशि होती है सिंह, चंद्रमा देव की राशि कर्क, इसके अलावा गुरु की राशि यहां पर धनु और मीन। इन राशि वालों के साथ इनका संबंध अच्छा रहने वाला है, इनकी मित्रता रहने वाली है। सबसे ज्यादा दूरी बनाकर रखनी है इनको बुध से जुड़ी हुई राशि वालों के साथ। बुध से जुड़ी हुई यदि किसी की राशि है तो उनके साथ इनका सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रत्न सलाह इन्होंने मांगा है। निश्चित रूप से मैं आखिर में आपको उपाय में ये सारी चीजें बताने वाला हूं। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली इस बच्चे की मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूं। इनकी नवमांश कुंडली मेष लग्न की बनती है और लग्न में राहु विराजमान है, तो राहु का लग्न में आकर के बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु लग्न में है तो सप्तम भाव में केतु बैठ गए, तो विवाह थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है निश्चित रूप से, और कुंडली मिलान करना जरूरी है इनके लिए। शुक्र इनका अच्छा है तो पत्नी बढ़िया मिलेंगी इनको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पत्नी अच्छी नहीं मिलेंगी, पत्नी बहुत अच्छी मिलेंगी। हो सकता है तो तालमेल में थोड़ी कमी देखने को मिले, तो कुंडली मिलान जरूरी है। नवमांश चार्ट को देख करके भी मेडिकल का क्षेत्र अच्छा नजर आ रहा है इनके लिए, सर्वश्रेष्ठ नजर आ रहा है मेडिकल का फील्ड, और रिसर्च यानी कि साइंटिस्ट वगैरह भी ये बनना चाहते हैं, अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है इनके D9 चार्ट में, उच्च की राशि में जाकर के चंद्रमा देव बैठे हुए हैं, तो ये बढ़िया बात है। बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, शनि वगैरह उच्च के बैठे हुए हैं, बुध की स्थिति भी बढ़िया है, तो कुल मिलाकर के इनकी D9 कुंडली अच्छी मानी जाएगी। विवाह को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कुंडली मिलान को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि आगे जाकर के दिक्कत ना हो। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। हर गुरुवार मंदिर जाना चाहिए इन्हें, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो उससे दिक्कत नहीं है, बस गुरुवार के दिन 1 मिनट के लिए मंदिर में जाकर के ये भगवान के दर्शन कर लें, किसी भी देवी देवता के। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। अभी सिर्फ 11 वर्ष के हैं, कोशिश करें 108 बार करने का, नहीं कर पाते हैं तो 21 बार भी जाप करते हैं तो काम चल जाएगा। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, निश्चित रूप से इनके अंदर जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो दूर होती चली जाएगी। मूंगा रत्न 5.25 रत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं ये दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। जब बड़े हो जाएं तब इन्हें आप दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में 5.25 रत्ती का मूंगा धारण करवा सकती हैं। अभी भी चाहे तो गले में लॉकेट बनवा करके धारण कराया जा सकता है, सोने अथवा तांबे की अंगूठी या लॉकेट में। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अभी इनको शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा इनकी बहुत लंबी है, 2033 तक रहने वाली है इनको, तो शुक्र की महादशा को अच्छा बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार, अभी बहुत छोटे हैं तो हर शुक्रवार बस माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाएं, इन्हें बहुत लाभ होगा। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शुक्र के मंत्रों का भी ये जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः,
इस मंत्र का भी जाप करते हैं 108 बार, जबरदस्त लाभ देखने को इनको मिल जाएगा। चलिए, ये था कुंडली का विश्लेषण। एक बात मैं और बता दूं यहां पर कि गुरु और राहु द्वितीय भाव में बैठ करके यहां पर गुरु चांडाल दोष तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर जो है पितृदोष भी बन जाता है। जब द्वितीय भाव में इस तरीके की स्थिति होती है तो पितृदोष भी बन जाता है। तो यदि कोई ज्यादा परेशानी देखने को मिले धन से जुड़ी हुई, परिवार वालों के साथ सामंजस्य बिठाने से जुड़ी हुई, तो पितृदोष का भी आप निवारण करवा सकते हैं और चांडाल दोष का भी निवारण आप करवा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में यदि परेशानी बढ़ती है तब आप करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था इस 11 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।